session, we are going to start with the previous year based examination questions. Previous year के जितने भी questions थे लगभग पिछले 15 साल के questions, उनमें से देखते हैं आज हम लोग कितने questions करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं और टॉपिक हमारा रहेगा सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जिस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, आसानी से आप कर पाते हो, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से करेंगे क्वेश्चंस को। सी द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, थोड़ा देखो एंड टेल मी द राइट आंसर। Yes, बच्चों, right. Which of the following statement regarding mitochondrial membrane is not correct? मेरे पास आंसर आने शुरू हो चुके हैं। डिम्पल डन। तो नॉट करेक्ट निकालना, आपने ध्यान देना, यानी कि एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन आर एन्कोडेड। वेरी गुड ऑल ऑफ यू, चेतना, सोनू, डिम्पल। एंजाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आर एम्बेडेड इन आउटर मेम्ब्रेन, व्हिच इज रॉन्ग। The enzymes of electron transport chain are embedded in a inner membrane. कहां पर? Inner membrane mitochondria पे embedded होते हैं, inner membrane पर। सभी अपनी कैलकुलेशन करते रहना, जितने भी क्वेश्चन करें। क्वेश्चन राइट अगर हो रहा है आपका तो +4 लगा लेना, और जो क्वेश्चन आपका गलत हो जाए वहां -1 मार्क दे देना। और लेटर जब कंप्लीट होगा तो हम कैलकुलेशन करेंगे सभी मिलकर कि किसके कितने कितने मार्क्स आ गए हैं, ठीक है। आप अपने लेवल पे सारी कैलकुलेशन करेंगे। तो ये क्वेश्चन का मार्क सभी का सही है, तो ऑल गिविंग द राइट आंसर। कि एंजाइम जो होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के एम्बेडेड होते हैं आउटर मेम्ब्रेन, व्हिच इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। इनर मेम्ब्रेन पर लोकेट होता है। बाकी तीनों स्टेटमेंट ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन रिजेंबल अ सीव, बिल्कुल सीव का मतलब होता है पोरस। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो पोरस होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, इजीली परमेबल होता है, मीनिंग उसका। दूसरा पॉइंट ये था कि आउटर मेम्ब्रेन परमेबल, दैट्स व्हाई वो सेम कह रहा है, परमेबल टू ऑल काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। थर्ड हमने बात निकाली ली। फोर्थ स्टेटमेंट कैसे सही है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ इज हाईली इन्वोल्यूटेड या कॉन्वोल्यूटेड फॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ इनफोल्डिंग, बिल्कुल ठीक है। तो ओनली थर्ड स्टेटमेंट थी जो रॉन्ग थी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर 3 मैच कर गया हमारे साथ भी। 2 ट्राई दिस क्वेश्चन। Which one of the following is not a constraint of cell? Which is not a constraint of cell? कौन सा इनमें constraint नहीं है सेल का? Constraint means part of the cell. AIPMB 2007 का क्वेश्चन रहा था ये। सेल मेम्ब्रेन, खासकर सेल मेम्ब्रेन का कंस्ट्रेंट कौन सा नहीं है इनमें से? वेरी इजी क्वेश्चन। आप लोग सभी ये भी मेंशन करेंगे, यस, राहुल की तरह, कि सेकंड का 3 या सेकंड का 4 ऐसे लाइक 2.3, यस, ये जरूर मेंशन करना। डिम्पल राइट है। प्रोलीन एक अमीनो एसिड है, तो प्रोलीन सेल मेम्ब्रेन का कंस्ट्रेंट नहीं है। बाकी सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड होता है, सब जानते हैं, बहुत अच्छे अमाउंट में होता है। only proline is not the constraint of your cell membrane. Phospholipid present है, glycolipid भी present होता है, और कोलेस्ट्रॉल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो राइट आंसर 3, सेकंड का 3, राइट। प्रिंट चेक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो जिसका सही है +4, जिसका माइनस हो रहा है -1 कर लेना बच्चों। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका आंसर मैच कर गया बिल्कुल 3 के साथ, राइट है। Question number 3. Try this question. Hominis cellula, E cellula, हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी। Cell come from pre-existing cell. इसका मीनिंग होता है every cell come from pre-existing cell. Hominis cellula, E cellula. What should be the right answer बच्चों? विरको ने दिया था, होक ने दिया था। सुधांशु, yes, you want to say something? Yes, सुधांशु। हाँ बच्चे, कुछ पूछना चाहते हैं बताएं। अच्छा, आंसर देना चाहते थे, ओके डन है। तो आंसर आपका मिल गया मुझे, वेरी गुड। और अब ये स्टेटमेंट जो आपने दी सभी दे रहे हैं। डिम्पल 3 का 1, सुधांशु, सोनू
एंड 1 ठीक है। तो मेंशन करो बच्चे 3.1 इस तरह से लिखना 3.1 4.1 या 3 का पॉइंट या 3 क्वेश्चन नंबर पहले लिखना, उसके बाद एरो लगाकर या कुछ एक पॉइंट देकर 1 उसके ऑप्शन में मेंशन किया करो, इससे आसान रहता है याद करना। मीनिंग का आप कौन सा आंसर दे रहे हैं। तो विरको ठीक राइट आंसर है, ऑन थर्ड का 1 इज द राइट आंसर। रुडोल्फ विरको पूरा नाम था इसका क्या था, रुडोल्फ विरको वाज द फुल नेम, आर विरको। और हुक ने तो आप जानते हैं ब्राउन हुक हो गए, उन्होंने कुछ नहीं था, रोड विरको इज द राइट आंसर। ठीक है, इजी। देखो 2000 कब का था, एक 7 का क्वेश्चन था, एम्स का क्वेश्चन। कहते हैं एम्स बहुत मुश्किल होता है, इतना भी मुश्किल नहीं होता, हाँ कुछ क्वेश्चन आसान भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ट्राई दिस क्वेश्चन। जीन प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में जो जीन्स प्रेजेंट हैं आर फाउंड इन, कहां मिलते हैं, एम्स 2008 का क्वेश्चन था। कौन सी सेल है, यूकैरियोटिक सेल है। क्या बताना है आपने, जीन्स। तो ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रियल एंड इनहेरिटेड वाया एग साइटोप्लाज्म, लाइसोसोम एंड पेरोक्सिसोम, third Golgi body, smooth endoderm, fourth plastid and inherited by male gamete। क्या कहते हो सभी, एवरीवन चेक करो, प्रणव अपना एक बार रिवाइज करो। जीन्स की बात हो रही है बच्चे, जीन्स की बात हो रही है। तो सभी ने आंसर मुझे दिया, अपने कमेंट बॉक्स में आपने सभी ने सही डाला है। चेतना चेतना एक बार चेक करो कहीं गलती तो नहीं कर रहे जल्दबाजी में। जीन्स इनहेरिट की बात हो रही है, ये प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में जीन जो होते हैं वो कहां मिलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया मिलते हैं पहली बात। न्यूक्लियस को हम, न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में अगर कोई जीन प्रेजेंट है राइट, तो माइटोकॉन्ड्रियल है। ठीक है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया एंड बाय एग साइटोप्लाज्म, और ओनली एग जो होता है उसके ही माइटोकॉन्ड्रिया ट्रांसफर होते हैं राइट, ओनली एग। तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहा जाता है इसको। तो इनका ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था। तो राइट आंसर इज 1। अगर आप ये भी ध्यान रखोगे जीन प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ द यूकैरियोटिक सेल, तो आपका आंसर माइटोकॉन्ड्रिया तक ले जा सकते थे। एग और साइटोप्लाज्म इतना कंफर्मेशन आपकी बात को करता है, टॉपिक अगर पढ़ा हुआ है माइंड में है तो आप ये पॉइंट से कंफर्म हो जाते हैं। अब लाइसोसोम तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्यों, लाइसोसोम में कोई जीन नहीं होता, पेरोक्सिसोम में कोई डीएनए नहीं होता, कोई जीन नहीं होता, इसलिए 2 जिसका भी आंसर लगाया बच्चों नहीं सही। अब चेक करो, थर्ड की बात करते हैं, गोल्गी बॉडी और स्मूथ एंडोडर्म, इसमें भी कोई डीएनए नहीं होता, ये भी आंसर नहीं बन पाएगा। प्लास्टिड इनहेरिट बाय मेल गैमीट, अब यहां पर प्लास्टिड की बात हो रही है और मेल गैमीट, तो प्लास्टिड मेल गैमीट की बात साइटोप्लाज्म में फ्री ट्रांसफर नहीं हो सकता, तो यहां पर कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन यहां पर अगर कंफर्मेशन है तो मेल गैमीट के थ्रू प्लास्टिड ट्रांसफर नहीं होते, तो ये भी आंसर आपका गलत हो जाता है। तो राइट आंसर इज 1 माइटोकॉन्ड्रिया व्हिच इज gene which are inherent in egg of cytoplasm। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। 1 हो गया, 5 क्वेश्चन नंबर 5, what is common between chloroplast and chromoplast। ध्यान दीजिएगा, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट इन दोनों में कॉमन क्या है, एंड ल्यूकोप्लास्ट साथ में। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, तीनों चीजों में क्या कॉमन है। एम्स 2008 का क्वेश्चन था बच्चों ये। चेतना 5 का आपने लगा दिया है, चेतना ओके गुड, राहुल ओके वेरी फास्ट है, बढ़िया। तो फिफ्थ का आंसर क्या लगाया सभी ने, 4 बिल्कुल राइट है। यानी कि अब देखो बिल्कुल राइट आंसर है 4 हमारा यहाँ पर, क्यों राइट है देखते हैं। प्रणव बिल्कुल राइट, प्रणव आपका आंसर भी सही आ गया। तो सबसे पहले देखो क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट तीनों ही क्या हैं, क्लोरो क्रोमो एंड ल्यूकोप्लास्टिड्स हैं। याद आ गया आपको, दीज आर द प्लास्टिड। पहली बात तो 3 तरह की प्लास्टिड आपके पास मिलती है, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर की प्लास्टिड राइट, क्रोमोप्लास्ट कलरफुल प्लास्टिड, और जो ल्यूकोप्लास्ट थी वो ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड थी। ठीक है, तो इन तीनों में क्या कॉमन है, प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट। यार ल्यूकोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट नहीं होता, तो इस पॉइंट पर ये ऑप्शन गलत हो गया। पोजीशन ऑफ थालाकोइड इन ग्रेना,
ये क्लोरोप्लास्ट में तो मिलता है, लेकिन अगेन ल्यूकोप्लास्ट की कहानी पर थैलेकोइड का कोई फंक्शन नहीं है, ग्रेना कोई फंक्शन नहीं है, क्योंकि वो पिगमेंट वेरी नहीं करता। ल्यूकोप्लास्ट स्टोर करता है फूड मटेरियल, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन, तो वहां पर ग्रेना थैलेकोइड का फंक्शन नहीं है। दैट्स व्हाई ये ऑप्शन थर्ड के लिए नहीं बैठेगा स्टूडेंट। स्टोरेज ऑफ स्टार्च, प्रोटीन, लिपिड, ये वाला पॉइंट खाली ल्यूकोप्लास्ट के लिए सेट करता है, बाकी क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में प्रोटीन, स्टार्च और लिपिड का स्टोरेज नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 की बात करते हैं। दे हैव एबिलिटी टू मल्टीप्लाई बाय फिशन लाइक प्रोसेस। बिल्कुल बाइनरी फिशन लाइक प्रोसेस के थ्रू ये मल्टीप्लाई तीनों ही करते हैं, यानी तीनों ही प्लास्टिड भी इसी तरह फिशन से परफॉर्म करता है, और साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया भी इसी तरह के बाइनरी फिशन से ही मल्टीप्लाई करता है। तो फोर्थ ऑप्शन चारों तीनों के लिए ऊपर वालों के लिए कॉमन है। राइट आंसर 4 सही रहेगा। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए बच्चों। सी दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 6, मतलब एक मैंने यहाँ पे 5 हमारा ये वाला हो गया, 6 पे चलते हैं। ऑल इंडिया पीएमटी 2008 का क्वेश्चन था, जब आपका सभी एग्जाम कॉमन होते थे, मतलब कॉमन क्या अलग अलग होते थे, एक ऑल इंडिया लेवल का होता था, बाकी सारे स्टेट के अलग अलग होते थे। तो ये पीएमटी जो 2008 में पेपर हुआ उसका क्वेश्चन है ये। ट्राई दिस क्वेश्चन। राहुल ने आंसर दे दिया, डिम्पल ठीक, ओके। 6 पॉइंट का क्वेश्चन का आंसर 2, 6 का 2 सही है, कैलकुलेशन सही है। क्या है, सिलेक्ट द, आपको यहाँ अंडरलाइन करना है रॉन्ग स्टेटमेंट बच्चों। रॉन्ग स्टेटमेंट मतलब इनमें से कौन सा रॉन्ग है आपको निकालना है। तो पहला चेक कीजिए, बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन अ इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन। बिल्कुल सही बात है इस बात पे, क्योंकि दोनों के पास भी इनर और आउटर मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है दोनों ही। चलिए, तो पहला स्टेटमेंट ठीक। सेकंड की बात करें, both chloroplast and mitochondria have internal compartment, thylakoid space bounded by thylakoid membrane। ये बच्चों thylakoid space thylakoid membrane मिलता है, तो ये मिलता है ओनली क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो मिलता है, क्लोरोप्लास्ट में मिलेगा। लेकिन आपके माइटोकॉन्ड्रिया में थैलाकोइड नहीं मिलते, वहां क्रिस्टे बनते हैं, ठीक है, क्रिस्टे बनते हैं एग्जैक्टली, जिनका F0 पार्टिकल होता है, जो आपका जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को परफॉर्म करता है। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, अगर हम कंसर्न करें दोनों माइटोकॉन्ड्रिया के लिए या किसी और स्ट्रक्चर के लिए। थर्ड, बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन डीएनए, ये बात सही है, दोनों का डीएनए होता है, क्लोरोप्लास्ट के डीएनए को सीडीएनए और उसका माइटोकॉन्ड्रिया एमडीएनए कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट आर जनरली मच लार्जर देन माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी बात स्टेटमेंट सही है, तो ओनली 2 इज द रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, ट्राई दिस क्वेश्चन 7, ऑल इंडिया पीएमटी 2008 क्वेश्चन नंबर 7, what do you say? Keeping in view the fluid mosaic model, जो हमने पढ़ा था, fluid mosaic model को ध्यान में रखो, माइंड में रखो। Structure of cell membrane with respect to the movement of lipid protein from one lipid monolayer to the other lipid। एक लेयर ये है, दूसरी ये लिपिड के लिए बाइलेयर होता है, उसमें आपके यस मूवमेंट किसका, लिपिड प्रोटीन का जो मूवमेंट है एक दूसरे स्पेक्ट में कैसा होता है। 7 का 2 राहुल, सिद्धांशु ने कहा 3 सर, डिम्पल ने कहा सर 4। यहाँ पर तो डिम्पल ने कहा कोई मूवमेंट नहीं है। तो बच्चों ध्यान रखना कि क्वेश्चन ये वाला अच्छा क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है 7, और 7 को जब अच्छी कैटेगरी में रखते हैं तो यहाँ पर क्या है, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होती है। यहाँ पर लिपिड कैन रेयरली फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, यानी लिपिड के मॉलिक्यूल जो बाइलेयर है वो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो करते हैं, प्रोटीन मूवमेंट शो नहीं करते हैं। तो आपका सेकंड ऑप्शन सही है। पहले ऑप्शन में कहता है दोनों ही लिपिड एंड प्रोटीन कैन फ्लिप फ्लॉप, नहीं, लिपिड फ्लिप फ्लॉप करता है, फ्लूइडिटी होती है उसमें, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट उसमें होती है लिक्विडिटी की वजह से, राइट। जो दो बाइलेयर है लिपिड की वो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो करती हैं, लेकिन प्रोटीन नहीं करता, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन नहीं ले पाएंगे हम।
बी हमने ले लिया सेकंड ऑप्शन। थर्ड क्यों गलत है? प्रोटीन कैन फ्लिप फ्लॉप, यहाँ पे प्रोटीन फ्लिप फ्लॉप शो कर रहा है, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, लिपिड नहीं कर रहा, लिपिड लिक्विड है लेकिन बल्कि लिपिड को करना चाहिए था, ऑप्शन थर्ड इज रॉन्ग। इसमें कोई लिपिड और प्रोटीन फ्लिप फ्लॉप शो नहीं कर रहे हैं, तो आंसर इज टू। या लिपिड फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो करता है बिकॉज ऑफ फ्लूइडिटी की वजह से, और जो प्रोटीन्स होते हैं दे डू नॉट शो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, इस तरह का मूवमेंट शो नहीं करते हैं। तो 7 का आंसर 2 राइट रहा। जिसका भी सही हुआ +4 और जिसका नहीं हुआ -1 कर लेना बच्चों। कैलकुलेशन विल बी डन एट द एंड आफ्टर डूइंग सम क्वेश्चंस। ठीक है, 7 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। तुम्हारा आंसर भी 2 बना। क्वेश्चन नंबर 8, वेरी इजी, वेरी इजी। पॉलीसोम इज फॉर्म्ड, कब का क्वेश्चन है? 2008 ऑल इंडिया पीएमटी का क्वेश्चन है। चलिए लगाइए। 8 several ribosome attached to single membrane single mRNA। आपने ये क्वेश्चन किया था अपनी क्लास के अंदर ही किया था, क्लास में बताया था आपको कई बार। सेकंड ऑप्शन many ribosome attached to strand of ER। third ribosome with several units subunits। fourth ribosome attached to each other in a linear arrangement। तो सुधांशु राहुल ने आंसर दे दिया 1, सोनू के डन, चेतना डन, बढ़िया, सबका आंसर सही है। पॉलीसोम कहेंगे जब हमारे पास एक राइबोसोम ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा चौथा, बहुत सारे राइबोसोम अगर अटैच हैं एक एमआरएनए स्ट्रिंग के ऊपर, ये एमआरएनए की एक स्ट्रिंग के ऊपर अटैच है, मान लीजिए ये हमारी हो गई एमआरएनए की स्ट्रिंग, तो इसको हम लोग अब क्या कहेंगे? पॉलीसोम कहेंगे। पॉलीसोम का दूसरा नाम क्या है? पॉलीराइबोसोम भी है, पॉलीराइबोसोम भी कहते हैं हम इसको। ठीक है, और आई थिंक एर्गोसोम भी कहा जाता है, एर्गोसोम याद कर लेना, ये तीनों वर्ड एर्गोसोम भी कहा जाता है इसको। तो ये 3 आपके नेम्स हैं, यू शुड नो इन माइंड। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट। वन आंसर इज अवर आल्सो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ट्राई दिस क्वेश्चन। नाइन क्वेश्चन, सी 9 का आंसर डिम्पल, राहुल, चेतना गिवन, राइट, बिल्कुल राइट। यानी कि 9 का आंसर 3। क्या क्वेश्चन है? 2 सबयूनिट ऑफ राइबोसोम, बहुत अच्छे से पढ़ा आपने ये वाला, राइट आंसर सभी का बहुत अच्छे से किया कवर। तो 3 मैग्नीशियम +2 आयन की कंसंट्रेशन थी जो आपके एग्जैक्टली दोनों सबयूनिट, स्मॉलर सबयूनिट और लार्जर सबयूनिट को ज्वाइन कर रही थी। हमने कहा था मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन बढ़ने पर क्या बनता है? अगर मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो डायमर बनेगा, अगर मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन कम हो जाए एक रिक्वायर्ड अमाउंट से तो सबयूनिट ज्वाइन ही नहीं करेंगे, राइबोसोम का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। मैग्नीज गलत है, तो बच्चे मैग्नीशियम मैग्नीज कंफ्यूज होकर लगाते हैं, ये गलत। कैल्शियम भी इन्वॉल्व नहीं है, कॉपर इन्वॉल्व नहीं है, ओनली 2। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 AIPM की 2008 क्वेश्चन। ट्राई वैक्यूल इन प्लांट सेल्स, जो प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल होता है, ठीक है, उसके बारे में क्वेश्चन है। 10 ट्राई। 10 का डिंपल ने आंसर दे दिया। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन पहला ऑप्शन कहता है इस मेम्ब्रेन बाउंड एंड कंटेन स्टोरेज प्रोटीन। वैक्यूल क्या है? प्रोटीन स्टोर करता है। चलो अगला देखते हैं, प्लांट वैक्यूल की बात करते हैं। और ये इस मेम्ब्रेन बाउंड कंटेन वाटर एंड एक्सक्रीटिव सब्सटेंस, ठीक है, वाटर सैक होता है उसके अंदर, एक्सक्रीटिव सब्सटेंस भी कैरी कर सकता है, ये बात ठीक है, लेकिन प्रोटीन वगैरह स्टोर नहीं करता। उसमें फूड वैक्यूल या अदर वैक्यूल की बात करते हैं, तो यहाँ पर वैक्यूल ओनली सेंट्रल वैक्यूल, तो वाटर एक्सक्रीटिव सब्सटेंस ज्यादा अच्छा आंसर है। लेक मेम्ब्रेन एंड कंटेन एयर, नहीं, मेम्ब्रेन बाउंड होता है। और वैक्यूल की मेम्ब्रेन का भी बात बताओ, क्या कहते हैं वैक्यूल की मेम्ब्रेन को? आप सभी टाइप पे लिखो, कमेंट सेक्शन में टाइप करो मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल। बहुत अच्छा क्वेश्चन बना हुआ है, आया हुआ है। मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल क्या कहते हैं सब? ऑल ऑफ यू टाइप। यस बच्चे, टोनोप्लास्ट। बिल्कुल राइट है, टोनोप्लास्ट।
तो टोनोप्लास्ट इज द मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल। बिल्कुल राइट, इसलिए क्वेश्चन बन चुका है आपके नीट एग्जामिनेशन पर। आपको ये सारे पॉइंट माइंड में रखने ही है। तो राइट आंसर हमारा मिल चुका है, 2 इज द राइट आंसर। 1 गलत हो गया, ये भी गलत हो गया थर्ड, और फोर्थ क्यों गलत है देखिए, लैक ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन लैक बता रहा है वैक्यूल में, जो कि पहले मेम्ब्रेन होती ही है। इसी पॉइंट पे गलत हो गया क्वेश्चन। आगे चलेंगे, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है हमें, ठीक है। मेम्ब्रेन लैक नहीं होता, मेम्ब्रेन होती है, टोनोप्लास्ट कहती है। ठीक है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। हमारा आंसर भी ऐसे मैच करता है, सेकंड ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर 11, in germinating seed fatty acids, yes, germinating seed में fatty acid are degraded exclusively in the, क्या लगाते हो 11 का, फैटी जेमिनिक सीड के अंदर फैटी एसिड डिग्रेड करते हैं किस वाले पार्ट में, एक्चुअली इन द प्रोप्लास्टिड्स, ग्लाइऑक्सिसोम, पेरोक्सोम या माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा क्वेश्चन है ये, 2008 का क्वेश्चन था ये 11। सही, डिम्पल, राहुल, चेतना, सोनू, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, राइट, ऑल ऑफ यू आर गिविंग द राइट आंसर। ग्लाइऑक्सिसोम इज द राइट वन। जेमिनिक सीड्स में फैटी एसिड डिग्रेड करके, एक्चुअली बेसिकली ग्लाइऑक्सिसोम का काम होता है, जो फैटी आपकी जो सीड्स होते हैं, जो सीड वहां पर ये उसको ब्रेक डाउन करने में इन्वॉल्व होता है, मेटाबॉलिक पाथवे, मेटाबॉलिक प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। राइट आंसर है ग्लाइऑक्सिसोम। बच्चे अगर कंफ्यूज होते हैं तो बस या तो ग्लाइऑक्सिसोम को लेकर या पेरोक्सिसोम, लेकिन पेरोक्सिसोम जो होते हैं वो पेरोक्साइड एंजाइम कैरी करते हैं, इसलिए अगर ये याद रहेगा तो ये बिल्कुल आप पास नहीं लगाते। प्रोप्लास्ट का मतलब नहीं बनता, माइटोकॉन्ड्रिया कोई बात नहीं, बहुत आसान ऑप्शन था। बस इन दोनों में कंफ्यूजन, लेकिन ये अगर स्पेरोसोम हो जाता तो फिर कंफ्यूजन बढ़ जाती बच्चों की, है ना, वो भी लिपिड के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 डन। तो हमारा आंसर भी आपसे मैच कर जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, द जंक्शन कॉल्ड टाइट, एकदम टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन एंड गैप जंक्शन, तीनों जंक्शन की बात कर रहे हैं। 2009 का क्वेश्चन रहा। फाउंड किस में मिलते हैं, तीन तरह के जंक्शन किस टाइप के टिश्यू मिलते हैं, एपिथेलियल, न्यूरल, मस्कुलर, कनेक्टिव टिश्यूज में। 12 तीनों टाइप के जंक्शन, ये थोड़ा सा एम्बिग्यूटी वाला क्वेश्चन लग रहा है। देखो न्यूरल जंक्शन में कहानी अगर लेते हैं न्यूरल टिश्यू, तो यहाँ पर गैप जंक्शन तो मिल जाता है, लेकिन टाइट जंक्शन की कहानी थोड़ी सी, जहाँ बहुत कॉम्पैक्ट होंगे वहां मिल सकता है। लेकिन फिर आता है एडहेरिंग जंक्शन, तो न्यूरल टिश्यू बन सकता है, लेकिन हमें वो उससे भी ज्यादा लगता है एपिथेलियल टिश्यू की ज्यादा चांस लग रहे हैं इसके इसमें। एपिथेलियल टिश्यू ज्यादा ज्यादा अच्छा लग रहा है एज कंपेयर्ड। इसको चेक करेंगे तो भाई ये न्यूरल टिश्यू और इन दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, तो मोर एप्रोप्रिएट ज्यादा जाएगा एपिथेलियल। बुक में भी इन्होंने दिया है न्यूरल को, लेकिन न्यूरल इज नॉट मच गुड, क्योंकि जो जो वाइडली एक्सेप्टेड होता है, वाइडली स्प्रेड है, वो एपिथेलियल टिश्यूज है, उसमें ज्यादा अच्छे से तीनों कंडीशन मिलती है। कनेक्टिव टिश्यू में बच्चों नहीं बन पाता, तो कनेक्टिव टिश्यूज में बेसिकली सेल काफी लूजली प्रेजेंट होती हैं। एक दो ही कंडीशन है जहाँ पे टाइट होता है, तो जंक्शंस यहाँ पे नहीं बन पाता बहुत अच्छे से। मस्कुलर टिश्यू भी नहीं, एपिथेलियल बन सकता है या तो न्यूरल बन सकता है, मोस्ट इज एपिथेलियल वन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। ट्राई दिस क्वेश्चन। कुछ बुक्स में न्यूरल भी दिया हुआ है, ठीक है, पर वो थोड़ा सा डाउटफुल है इस केस में। ये एम्स का क्वेश्चन था। हाँ बच्चे, तो उसका 12 का आंसर यही होगा। ए बेस्ट है, ए ज्यादा अच्छा आंसर है कंपेयर टू न्यूरल, ठीक है, ए ज्यादा अच्छा आंसर है। कुछ बुक्स में दिया हुआ है, न्यूरल भी दिया हुआ है, ऐसा नहीं है, ठीक है, पर वो ज्यादा अच्छा, अगर हम देखें क्रॉस चेक करके तो ज्यादा अच्छा लगता है एपिथेलियल वाला, बेटर लगता है।
मॉलिक्यूल्स दैट आर टू लार्ज टू पास थ्रू द पोर्स, ऐसे मॉलिक्यूल जो बहुत ज्यादा बड़े हैं, पास नहीं कर सकते हैं सेल मेम्ब्रेन के पोर से, तो दे मे एंटर द सेल बाय प्रोसेस नोन एज, किस प्रोसेस के थ्रू एंटर करेंगे वो? अगर पोर साइज से बड़ा है मॉलिक्यूल तो किस तरह से एंटर करेगा वो? 13 सोचो और लगाओ। वैसे बहुत आसान है, क्योंकि जो ऑप्शन है ना, क्वेश्चन देख के लगता है कि यार खतरनाक है, लेकिन जब ऑप्शन देखते हैं तो यार आसान हो गया एकदम से। एम्स का 2009 का क्वेश्चन था, बताइए। हाइड्रोलाइसिस तो कोई प्रोसेस नहीं है, ये तो ब्रेकडाउन का प्रोसेस है, बिल्कुल इसे तो आप बिल्कुल हटा पाओगे, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस से कोई चीज मोटिव सेल के अंदर मूव नहीं कर पाती, एंटर नहीं करती, ये ब्रेकडाउन प्रोसेस एक तरीके की। दूसरा साइक्लोसिस, साइक्लोसिस जो होता है आप लोगों को मैंने कई बार पढ़ाया है, साइटोप्लाज्म के अंदर सर्कुलर मूवमेंट है, ये किसी चीज को अंदर लाने का मूवमेंट नहीं है, तो साइक्लोसिस भी आपने हटा दिया। सिंथेसिस एक फॉर्मुलेशन प्रोसेस है, इससे कोई मतलब नहीं है। पाइनोसाइटोसिस जो होता है एक टाइप ऑफ एंडोसाइटोसिस है, जिसमें लिक्विड सब्सटेंस एंटर करता है पाइनो। मान लीजिए साइज बड़ा है लिक्विड का पोर साइज से, तो लिक्विड सब्सटेंस आप जानते हो शेप चेंज करके उधर उस चैनल के अंदर से होता हुआ आ जाएगा। हाँ, फेगोसाइटोसिस होता तो यहाँ पे अगर ऑप्शन होता पाइनोसाइटोसिस एंड फेगोसाइटोसिस, तब आपको कंफ्यूज होता, तो उसमें पाइनोसाइटोसिस को लेना आपको ज्यादा बनता। फेगो की केस में प्रॉपर ईटिंग होती है, साइज मेंटेन होता है, साइज को आपको वेरी करना पड़ता है। तो पाइनो में लिक्विड आ रहा है, लिक्विड तो किसी भी साइज से अंदर एंटर कर सकता है, सिंपल बंदा। तो पाइनोसाइटोसिस राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पर ऑप्शन बहुत, तीनों ऑप्शन बहुत ऐसे डाल दिए इन्होंने जो बहुत आसान कर रहे हैं क्वेश्चन को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा आंसर क्या आपके साथ वो भी मैच करेगा, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 14 एम 2009 का क्वेश्चन है। प्रेजेंस ऑफ सीलिया एंड ओरल ग्रूव, सीलिया है, ओरल ग्रूव है, एंड फूड वैक्यूल, तीनों चीज देखो, सीलिया प्रेजेंट है, ओरल ग्रूव प्रेजेंट है, फूड वैक्यूल प्रेजेंट है, एंड एब्सेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इंडिकेट द ऑर्गेनिज्म कैरीज ऑन, क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग आंसर? एम 2009 सीलिया प्रेजेंट है, ओरल ग्रूव प्रेजेंट है, फूड वैक्यूल प्रेजेंट है, एब्सेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब कहते हैं इंडिकेट दैट द ऑर्गेनिज्म कैरीज ऑन सेक्सुअल प्रोडक्शन कैरी करेगा, वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैरी करेगा, एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन करेगा या हेटेरोट्रॉफिक, बताइए। तो मेरे पास आंसर का आंसर आ गया, डिंपल, राहुल, 14 एवरी, सभी कह रहे हैं 14 का 2, सभी कह रहे हैं, चेक करो। अब 2 में देखो कंफ्यूजन क्या है, देखो जरा देखते हैं कि काफी बच्चे 2 कह रहे हैं, कुछ बच्चे 4 कह रहे हैं, तो 2 ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं बच्चों के, तो देखते हैं क्या है, क्योंकि अभी तक ऐसा नहीं आया कि 2 आए हैं, ज्यादातर बच्चों का एक ही आया है। अब देखते हैं कौन सा ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। क्वेश्चन क्या है? सीलिया प्रेजेंट है, ओरल ग्रूव प्रेजेंट है, फूड वैक्यूल प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है, नो एब्सेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, तो नो क्लोरोप्लास्ट, चलिए, यानी क्लोरोप्लास्ट नहीं है, एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इंडिकेट ऑर्गेनिज्म कैरीज ऑन सेक्सुअल प्रोडक्शन, ये सेक्सुअल प्रोडक्शन की बात तो इसमें कोई बनती नहीं है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। नीचे आते हैं, ऑटोट्रॉफिक, एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन, ये भी हटा दिया, कोई मतलब नहीं है। अब बचता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और ऑटोट्रॉफिक। तो और सीलिया का प्रेजेंट होना, ओरल ग्रुप का प्रेजेंट होना, सीलिया फूड मॉलिक्यूल को अंदर न करेंगे। मान लीजिए ये कुछ ऐसा करके है, मान लेता हूं मैं, मुझे लग रहा है ये डायग्राम बनेगा, ये बनेगा किसका? पैरामीशियम का बनेगा, कि पैरामीशियम पे यहाँ पर ओरल ग्रुप प्रेजेंट है, इसको साइटोफेरिंक्स कहते हैं, और सरफेसेस के ऊपर क्या प्रेजेंट है? सरफेसेस के ऊपर प्रेजेंट है सीलियाज, सरफेस के ऊपर क्या प्रेजेंट है बच्चों? सीलियाज प्रेजेंट है, बहुत सारे सीलिया, ठीक है। तो आपने ये डायग्राम लगभग इसका ये वाला डायग्राम बनेगा, तो हम आगे देखते हैं क्या कहानी करता है ये, सोचो एक चीज को। दिस इज योर ओरल ग्रुप या साइटोफेरिंक्स, साइटोफेरिंक्स या ओरल ग्रुप का मतलब होता है फूड, मतलब फूड इसके थ्रू एंटर कर जाएगा, ठीक है, साइटोफेरिंक्स कह सकते हो आप इसको। अब बात देखिए, क्लोरोप्लास्ट नहीं है, यानी क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस तो नहीं होगी, चलो नो फोटोसिंथेसिस, खाना खुद तो बना नहीं पाएगा। यूनिसेलुलर है,
और इसके पास फूड वैक्यूल है। तो फूड वैक्यूल का मतलब होता है जब कोई फूड मॉलिक्यूल बाहर से अंदर जा रहा है तो अंदर की तरफ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ये फूड बाहर से ले रहा है। जब फूड बाहर से ले रहा है यानी इसके पास क्या है, फूड वैक्यूल है। ये फूड वैक्यूल का होना, फूड वैक्यूल का बनता है जब कोई भी जैसे सीडोपोडिया की बात कर ले या अमीबा की बात करें तो वहां पे भी फूड वैक्यूल होता है। फूड वैक्यूल कब बनता है, जब बाहर से फूड मॉलिक्यूल अंदर आता है। तो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर से जब अंदर मूव कर रहा है तो वहां पर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर बन जाता है, इसको फूड वैक्यूल कहते हैं। तो जितने भी आपके दूसरे ऑर्गेनिज्म में जो फोटोसिंथेटिक है वहां फूड वैक्यूल तो नहीं मिलेगा, स्टोरेज वैक्यूल मिलेगा, राइट, फोटोसिंथेसिस स्टोर हो रहा हो तो। और दूसरी बात है ये ऑटोट्रॉफिक भी नहीं है कि फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर सकता। तो पहली बात तो ये ऑटोट्रॉफिक नहीं है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। काफी बुक में ये ऑटोट्रॉफिक दे दिया है पर ये चीजें यहाँ पर क्लियर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक तो फूड वैक्यूल नंबर 1 और दूसरी बात जो ये ऑर्गेनिज्म है क्लोरोप्लास्ट कैरी नहीं कर रहा तो किस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करेगा। हमारा ऑटोट्रॉफिक कैसे हो सकता है, ऑटोट्रॉफिक का मतलब फूड सिंथेसाइज करेगा। तो फूड सिंथेसाइज करने के लिए दो तरीके होते हैं, या तो कीमो मेथड से, केमिकल मेथड से, या फिर वो लाइट का यूज करे, फोटोसिंथेसिस करे। तो ग्रीन एल्गी फोटोट्रॉफिक होती है, राइट। और आपके जो अदर ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया में भी वो कुछ फोटोट्रॉफिक है जो जिनके पास पिगमेंट प्रेजेंट है, तो इस पर ऐसा कोई पिगमेंट है नहीं जिससे कि लाइट के प्रेजेंस में कर पाए। तो दैट्स व्हाई ये फोटोट्रॉफिक तो होगा नहीं, ये होगा आपका हाइड्रोट्रॉफिक परफॉर्म करेगा। तो फोर्थ ज्यादा चांस बनेगा आंसर सभी के लिए, तो सभी के अब चेक कर लेना कि फोर्थ वुड बी द राइट वन इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, या है ना ट्रिकी क्वेश्चन ये वाला, ये क्वेश्चन ट्रिकी है, अच्छा क्वेश्चन है, पर गलतियां होने के चांस बच जाते हैं इस केस में। एंड दिस क्वेश्चन, दिस इज आल्सो एम्स क्वेश्चन 2009 का एम्स का क्वेश्चन था बच्चों ये भी। Of the following, which instrument is most commonly used to observe the external feature of grasshopper's abdomen? भाई अब बताओ 15 का आंसर क्या लगाओगे आप लोग, मेंशन इन योर कमेंट सेक्शन। ऑफ द फॉलोइंग विच इंस्ट्रूमेंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे आप जिससे आप ऑब्जर्व कर पाए एक्सटर्नल फीचर खाली ग्रासहॉपर के, जैसे एब्डोमेन को देखना है उसके। ओके, मेरे पास वैरायटी ऑफ आंसर आ चुके हैं। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा चार चीर फाड़ करते हैं क्वेश्चन की, चलो ठीक है, इसका डायसेक्शन करते हैं हम लोग। इंस्ट्रूमेंट आपने यूज करना है जो कॉमनली यूज करें ऑफ द एक्सटर्नल फीचर। अब एक्सटर्नल फीचर है तो मतलब क्या, मॉर्फोलॉजी, पहली बात तो ये कहा जाएगी मॉर्फोलॉजी। जब मॉर्फोलॉजी की बात हो रही है, एक्सटर्नल स्टडी की बात हो रही है, तो हमें यहाँ पर डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप आप ले सकते थे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बिल्कुल नहीं ले पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको सेल ऑर्गेनल्स अगर देखने हैं, सेल ऑर्गेनल्स अगर देखने हैं सोनू, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज पड़ेगी आपको, यानी कि न्यूक्लियस देखना हो, माइटोकॉन्ड्रिया देखना हो, तब हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लेकिन ये साफ साफ कह रहा है एक्सटर्नल फीचर, इनको इंटरनल फीचर से सेल के अंदर की बात तो छोड़ो, सेल की बात भी छोड़ दो, वहां पर उसे कुछ लेने देना नहीं है। इसलिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बिल्कुल आंसर हमारा गलत हो जाता। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन भी हमारा गलत है, इसका कोई मकसद नहीं बनता। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन वो टेक्निक होती है जिसमें सेल को सेपरेट करने के लिए, सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए काफी हाई स्पीड पर 10,000 रेवोल्यूशन पर सेकंड की स्पीड पर रोटेट करते हैं, ताकि वो अपने सेडिमेंटेशन के अकॉर्डिंगली सेटल डाउन कर जाएं। तो ये ऑप्शन गलत है। अब बचता है आंसर आपके लिए माइक्रो डाइसेक्शन इंस्ट्रूमेंट और दूसरा डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप। तो ये कहते हैं कि आपको एक्सटर्नल फीचर देखना है ग्रासहॉपर का, तो आपको डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप से अच्छे से होगा कि वो ऐसा माइक्रोस्कोप होता है, खाली छोटा सा लेंस होता है उसमें, जिससे आप किसी भी बॉडी पार्ट को, चाहे एक्सटर्नल है, उसको थोड़ा मैग्नीफाई करके यूज करते हैं। ओनली वन लेंस इज हियर, आई लेंस की जैसे मान लीजिए छोटा सा माइक, अगर आप ऐसा भी कर सकते हैं। हैंड में आपने देखा होगा, आपके हाथ में यूज करने वाला एक होता था, आप जब छोटे थे खेलते थे सनलाइट को करने के लिए, कंसंट्रेट करने के लिए,
या इसको हम कहते हैं हैंड का ग्लास, हैंड ग्लास कहते हैं, है ना, जो कि एनलार्ज करता है सेवरल टाइम इमेजेस को। तो उसको वही होता है सिंपल, यहाँ पे डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप कह सकते हैं, छोटा सा माइक्रोस्कोप, उसमें छोटा सा ग्लास लगा हुआ है, लेंस लगा हुआ है जो एग्जैक्टली इसको मैग्नीफाई कर रहा है। तो राइट आंसर इज 4, थर्ड एग्जैक्टली। माइक्रोस्ट्रैक्शन इंस्ट्रूमेंट तो मेंशन नहीं कर रहे कौन सा एग्जैक्टली, तो हमें माइक्रोस्कोप मेंशन करना, डी वाला मेंशन करना। 3 इज राइट आंसर। तो डिंपल सही है एकदम से, बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगर हमारे पास आज है तो। यस, आज हमारे पास 15 क्वेश्चन है, 15 डिस्कस कर लिए। अभी आप क्या करेंगे, अपनी कैलकुलेशन करो जल्दी से, फटाफट से कैलकुलेशन करो और मुझे बताओ कि सर मेरे इसके इतने आए हैं। ठीक है, 15, तो मेरे पास हमने 15 क्वेश्चन कम डिस्कस किए हैं आज, तो हमारे पास कितने मार्क्स फुल बनेंगे, कितने मार्क्स आप चेक करो जल्दी से। 15 into 4, each question 4 marks, टोटल हो गया 60 मार्क्स का, ये मैक्सिमम मार्क्स 60 हो गए। अब मार्क्स ओपनिंग किस किस के कितने बताओ। जितने आपके सही हैं वो कैलकुलेट कर लेना, राइट वाले को आप कर लेना 4 मार्क्स देना, और जितने आ जाएं और कितने जो रॉन्ग हो गए हैं, जितने रॉन्ग हो गए हैं रॉन्ग का -1 करना है, मीनिंग आपके मान लीजिए अगर 4 रॉन्ग हो गए तो जो भी आपके मार्क्स आए हैं उनमें से -4 कर लेना बच्चों बस, और वो आपका फाइनल मार्क्स होगा इस केस में। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट सेशन में सभी डाल दो किस किस के कितने मार्क्स हैं, वेरी इजी, डन।